साथियों नमस्कार। साथियों, इजराइल और ईरान का संकट गहराता जा रहा है। कल रात भी दोनों देशों के बीच में खूब बमबारी हुई है। ईरान ने इजराइल के कई सिविलियन ठिकानों पर अटैक किया है। इजराइल अभी तक ईरान के मिलिट्री सेटअप पर ही अटैक करता आ रहा था, न्यूक्लियर सेटअप पर ही अटैक करता आ रहा था। अब इजराइल लगातार ईरान के जितने भी गैस फील्ड हैं, ऑयल फील्ड हैं, उन पर हमला कर रहा है। कल खबर आई थी कि इजराइल ने ईरान में जो उनकी तेहरान के पास जो एनर्जी फील्ड्स हैं उस पर हमला किया। और आज अभी 3-4 घंटे पहले खबर आई है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है ईरान में, दुनिया का सबसे बड़ा है, लगभग 10% गैस वहां से तैयार होती है, उस पर अटैक किया है इजराइल ने। यानी कि इजराइल ये चाहता है कि कैसे भी करके जितने भी एनर्जी सेटअप्स हैं उस पर हमला किया जाए, जिससे कि वहां पर जो लोकल लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हैं, ऑयल की, गैस की, जिससे अलग अलग इंडस्ट्रीज चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, तमाम तरह की चीजें चलती हैं, वो हैम्पर हो जाए। और जब जनता की डेली लाइफ इससे हैम्पर होने लग जाएगी, तब जनता गुस्से में आकर के सड़कों पर आएगी और तब ईरान में तख्तापलट हो पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल हो या यूएसए हो, दोनों ही चाहते हैं कि ईरान में तख्तापलट हो जाए, दूसरी सरकार आ जाए और ऐसी सरकार आए जो यूएसए के पक्ष की हो, या फिर ईरान को ये इस तरह बर्बाद कर देंगे कि ईरान में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो बर्बाद करने वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल लगता है। सत्ता पलट देने का जो ऑप्शन है वो ज्यादा प्रैक्टिकल इस समय मालूम हो रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं। एक बात और, इस बीच एक देश है बिगारिस्तान नाम का, वो सामने आया है और सपोर्ट कर रहा है ईरान को। उसका कहना है कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं सभी को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय कौम का सवाल है और वो मुस्लिम धर्म को बीच में रख करके सभी देशों को एक करना चाहता है और इजराइल के विरुद्ध लड़ाई लड़ने को कह रहा है। ये देश पाकिस्तान नाम का अभी कुछ समय पहले किस तरह से मार खा के गया है, उसके बावजूद इस तरह की बातें कर रहा है। और इसकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से दोगली हैं। हमेशा ये दूसरों को ही, अभी तक जितने भी इसका इतिहास रहा है पाकिस्तान का, इसने आज ये धर्म की बातें कर रहा है, लेकिन कभी भी इसने धर्म नहीं देखा। जब इसने फिलिस्तीनियों को मारा, जब इसने चाइना में उइगुर मुसलमानों को बनने दिया, जब अफगानियों को मारा तथा अपने शियाओं को मारा, ऐसे इसके कई कारनामे हैं। हम हर चीज पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल ने ईरान पर कहां कहां कैसे कैसे अटैक किया है। अभी जो कुछ घंटे पहले खबर आई उसमें यह पता चला कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड है उस पर इजराइल ने अटैक किया है। ये जो फील्ड है इसका नाम है, एक्चुअली ये साउथ पार्स में है ईरान में। साउथ पार्स कहां है साहब, ये भी देख लीजिए। साउथ पार्स आपका ये, आप ये पर्शियन गल्फ देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ में कतर से ऊपर चलते चले जाइए इधर, ये जो इलाका है ये है साउथ पार्स। यहां पर एक गैस फील्ड है जिस पर इजराइल ने अभी अटैक कर दिया है। कल जो अटैक किया था एनर्जी फील्ड पर, वो किया था ईरान की कैपिटल तेहरान में, यहां पर। यानी कि ये वही काम हो रहा है जो रशिया और यूक्रेन के वॉर के दौरान रशिया कर रहा था, कि वहां की यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड फेल कर दो, कहीं पर ऑयल के ठिकाने पर अटैक कर दो। पर रशिया ने उस लेवल पर एनर्जी फील्ड्स जिसमें ऑयल और गैस शामिल है उस पर हमला नहीं किया था जिस लेवल पर इजराइल कर रहा है। इजराइल अभी देखना, इजराइल ने यह भी कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और खतरनाक चीजें सामने आना बाकी है। जो इजराइल अब जो खतरनाक चीजें सामने लेकर के आ सकता है उसका जो हम अनुमान लगाएं तो वो यही है कि अब ईरान में होंगे साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स में आप देखना, ईरान की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको उड़ाया जाएगा, ऐसी संभावना है। हो सकता है कि ईरान में भी, जैसे आपको याद होगा लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसके पेजर फटने लग गए थे, इजराइल ने जो खेल खेला था, हो सकता है ईरान में ऐसी कोई घटना होने लग जाए। यानी कि अब इन्होंने मन बना लिया है कि ईरान को अंदर तक बर्बाद करना है, और ईरान को ये तब तक बर्बाद करते रहेंगे जब तक ईरान की वर्तमान सरकार ये ना बोल दे कि हम न्यूक्लियर डील करने को तैयार हैं यूएसए के साथ, या तख्तापलट ही हो जाए। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये जो अटैक्स हुए हैं ये मैंने आपको बता दिए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड है। मैंने आपको कल ही बताया था कि ईरान में दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, पहले रशिया फिर ईरान। और ये गैस भी धीरे धीरे खोजी गई है। 1960 के दशक में खोजी गई, फिर 1980 के दशक में खोजी गई, फिर 2000 के दशक में खोजी गई। और यहाँ पर नेचुरल गैस के इतने भंडार हैं कि यूएस ये चाहता है कि ईरान के साथ कोई ऐसी डील हो जाए जिससे ईरान की नेचुरल गैस हमें मिलती रहे, बदले में हम उसको न्यूक्लियर जो अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बनाने देंगे और उसमें सपोर्ट भी करेंगे। तो अभी नेचुरल गैस की यूएसए डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, पर आने वाले समय में आप देखना वो बात करेगा। एकमात्र ईरान ऐसा देश है इस पूरे क्षेत्र में, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का, ये जो, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, मिडिल ईस्ट का क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें केवल ईरान ऐसा देश है जिसकी यूएस के साथ किसी तरह की कोई एनर्जी डील नहीं है। बाकी सभी देशों ने इस तरह की डील की हुई है जैसे यूएस को हफ्ता पहुंचाते हो, जैसे ना वसूली भाई हफ्ता पहुंचाना, उस तरह से। तो यूएस चाहता है कि इससे मुझे गैस मिलती रहे, क्योंकि आने वाले समय में गैस ही फ्यूचर होगी एनर्जी का। इसलिए यूएस चाहता है कि कोई ना कोई एक देश उसके पक्ष में ऐसा आ जाए। एक विडंबना यह है कि रशिया के पास गैस के बहुत भंडार हैं,
ईरान के पास गैस के बहुत भंडार हैं, वेनेजुला के पास भी हैं, और ये तीनों ही देश ऐसे हैं जिस पर यूएस का सैंक्शन रहता है। ये तीनों ही फंस नहीं रहे उसकी जाल में। खैर, तो वो बात की बात है। अभी हमने ये बताया कि भाई गैस फील्ड पर अटैक किया गया है। कल भी 2 मेजर एनर्जी फैसिलिटीज इन तेहरान हिट इन इजराइल स्ट्राइक्स। कल हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं एक खबर पर जिसको ईरान के बारे में ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने फिर से बात दोहराई है कि देखो, हमने आप पर अटैक नहीं किया है। अगर यूएस की किसी भी फैसिलिटी पर ईरान ने अटैक किया तो ईरान पर इतने बम बरसाएंगे कि ईरान याद रखेगा। यानी यूएस डायरेक्ट धमकी दे रहा है युद्ध में उतरने की, यदि ईरान किसी भी फैसिलिटी पर हमला कर देता है जो कि अमेरिका की है। अब आप जानते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फैसिलिटी जगह जगह फैली हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है ईरान बदला लेने के लिए ऐसा करेगा। मतलब यूएस कोई ना कोई बहाना बना के इस युद्ध में आएगा, या तो ऐसे आएगा। अच्छा, बार बार ट्रंप क्या कहता है कि हम इसमें शामिल नहीं थे, फिर कहता है कि नहीं हमने तो भाई पहले ही कहा था ईरान से, अब ईरान नहीं माना तो हम क्या करें, फिर कहता है कि हम इसराइल के पीछे खड़े नहीं है, लेकिन इसराइल के पास जो हथियार है वो हमारे ही है। कहीं ना कहीं यूएस अभी शैडो बन के खड़ा हुआ है, खुल के कहना नहीं चाह रहा कि हम खड़े हुए हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि जो इसराइल को इंटेलिजेंस मिल रही है, जो इसराइल को बैकिंग मिल रही है, जो इसराइल को हथियार मिल रहे हैं, वो बिना यूएस के हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ट्रंप जाहिर सी बात है कैसे भी करके ईरान के साथ युद्ध स्टार्ट करेंगे, जो बड़े स्तर पर होगा। या तो इसराइल के जरिए पिटवाएंगे ईरान को, या किसी और देश को भी इन्वॉल्व करेंगे, या हो सकता है कि अमेरिका के ट्रूप्स खुद इन्वॉल्व हो जाएं। अमेरिका कैसे आएगा? अपने जितने भी नेवी है उसके जरिए, जो उसके जितने भी युद्धपोत होते हैं उसके जरिए। ठीक है साहब, तो अमेरिका ये माहौल बना रहा है। अभी उसे पता है कि ईरान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अमेरिका के सेटअप पे हमला कर देगा, उसके बाद अमेरिका बहाना बना करके इस युद्ध में आएगा। ये डेफिनेटली अभी दिख रहा है। दूसरी चीज जिसके जरिए ये खेल खेलेंगे अमेरिकन, दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि एक खबर आई थी, जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान में कुछ साइट्स हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। ये देखिए, इस्फान है, नतांज है, तेहरान में भी है। तो खैर नतांज की बात चल रही है। नतांज में बताया जा रहा है कि जब इजराइल ने अटैक किया था तो यहाँ पर कुछ रेडिएशन निकलने लगा। अब जो न्यूक्लियर सेटअप्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे बिल्डिंग्स में नहीं होते, वो काफी गहराई में जाकर के होते हैं, गड्ढा खोद करके पृथ्वी के अंदर जाकर के कहीं सेटअप बनाए जाते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि जब अटैक हुआ था तो कहीं ना कहीं से रेडिएशन लीक होना स्टार्ट हो गया। हालांकि ये रेडिएशन बाहर तक नहीं आया है, मतलब किसी जनरल पब्लिक को अफेक्ट नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर हुआ है सेटअप के अंदर, ऐसा बताया गया है। इस बात के लिए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये एक संगठन है वैश्विक स्तर पर। इसका काम यह है कि दुनिया पर इस बात की नजर रखना कि कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी का उपयोग बम बनाने के लिए तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा तो नहीं है जो यूरेनियम को एनरिच कर रहा हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि इलीगल तरीके से अपनी यूरेनियम की चीजें या न्यूक्लियर चीजें दूसरे देशों को दे रहा हो। यानी कि दुनिया में परमाणु व्यवस्था को लेकर के डिसिप्लिन बना रहे, उसको ही सुनिश्चित करता है। अब इसने यूएन में कल कहा है कि इजराइल ने जो टारगेट किया था ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को, इसमें रेडिएशन निकलने की संभावना है, वो रेडिएशन बाहर नहीं आया, अंदर ही अंदर है, ऐसा इसने कहा है। और हो सकता है कि IAEA की एक टीम अब ईरान जाए और चेक करके आए कि वहां पर रेडिएशन निकला है या नहीं निकला है, या वो बम बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये वही वाली घटना है जो आगे बढ़ रही है, जैसा सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। आप याद कीजिए, इराक का सद्दाम हुसैन, इराक को यूएस बर्बाद करना चाहता था, इराक के साथ वही डील करना चाहता था जो ईरान के साथ करना चाह रहा है यूएस। तो इराक को भी ऐसे ही फंसाया था। पहले इराक और ईरान को लड़वाया, उसके बाद इराक पर इराक और कुवैत को लड़वाया, फिर कई सारे ऑपरेशंस इराक पर चला दिए, और सद्दाम हुसैन को फाइनली यूएस ने सोचा था सद्दाम हुसैन को कैसे भी हटाना है, तख्ता पलट करना है। तो यूएस को जब लगा कि हमने ऑपरेशन चला दिए, ईरान से लड़वा दिया, सब कुछ हो गया, बावजूद इसके सत्ता में बना हुआ है, तो ऐसा क्या करें। तब यूएस ने यूएन में यह बोला था कि हमें ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि यहां पर जो इराक है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, यानी ऐसा हथियार बना रहा है जिससे बड़ी संख्या पर लोगों की हत्या की जा सके या कैजुअलिटी की जा सके। इसका दूसरे शब्दों में कहें तो इल्जाम यह था कि इराक जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है। यूएस ने कहा हमें ऐसा पता लगा है, हम चाहते हैं कि हमारी टीम जाकर के वहां पे जांच करे। तो यूएन ने अपनी टीम बना करके भेजी और वहां पे जांच करवाई, कुछ नहीं मिला। फिर बाद में यूएस ने कुछ साल बाद फिर सेम इल्जाम लगाया। इस बार जो टीम गई थी उसमें यूएस के लोग ज्यादा थे, तो इस बार यूएस ने कैसे भी करके सिद्ध कर दिया कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहा है। उसके बाद सद्दाम हुसैन पे केस चला, सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, वहां पर और हमले हुए, उसके बाद उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। वो मतलब फिर बाद में पता चला कि इराक ऐसा कुछ नहीं कर रहा था,
मतलब यूएस ने जानबूझ करके एक ऐसी स्टोरी गढ़ी कि जिसमें कैसे भी करके सद्दाम हुसैन को वहां से उठाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। तमाम तरह की और भी गतिविधियां हुई थी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो जिस तरह से इराक में जबरदस्ती का माहौल बनाया गया कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, हमें जांच करनी है, हमें जांच करनी है, देखो देखो हमें मिल गया, देखो हमें मिल गया, चलो उसे सजा दो, चलो उसे सजा दो। तो इराक तो ऐसा कर नहीं रहा था, तो उसे फंसा दिया। ईरान तो ऐसा कर रहा है, ये तो छुपा नहीं है किसी से। तो अगर यूएन ईरान में इस तरह की बॉडी भेजता है तो जाहिर सी बात है सत्य हो जाएगा कि हाँ भाई वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। तो हो सकता है बड़े स्तर पर ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाए, पर ईरान आइसोलेशन से डरता नहीं है। ईरान को लगता है कि वो आइसोलेट हो ही जाएगा, वैसे भी आइसोलेट सही है, पर पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा जैसे रशिया हुआ है। ऐसी स्थिति में ईरान की सपोर्ट करने के लिए रशिया और चाइना डेफिनेटली आएंगे। एक खबर यह भी आ रही है कि रशिया के पुतिन ने ट्रंप से बात करी है और उसमें ट्रंप से यह पूछा है कि बताओ भाई ईरान के लेकर के तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पूरी रिपोर्ट ली है ईरान के बारे में पुतिन ने, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है वही जाने। तो कहीं ना कहीं अगर ईरान अकेला पड़ भी जाता है तो रशिया चाइना वाला जो गुट है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप जानते हैं कि कैसे ईरान एससीओ में शामिल हुआ है, ठीक है, ये उस पाले में जा ही रहा है और कल को अगर पूरी तरह से उस पाले में चला गया तो एक जो ब्रिक्स है या एससीओ है ये और ज्यादा मजबूत बनकर के सामने आ सकता है। और डी डॉलराइजेशन जो वर्ल्ड में भी चल रहा है, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से इनडायरेक्टली डॉलर को धीरे 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 दुनिया से साफ किया जा रहा है। तो जो कार्य वहां चल रहा है वो और तेज हो जाएगा अगर ईरान पूरी तरह से अपने आप को डी डॉलराइज कर लेता है। तो आप समझ रहे हैं बात को, कहानी कहां कहां बढ़ेगी। तो ईरान दूसरा एस्पेक्ट लेके चल रहा है। ईरान ये मान के चल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम पूरी तरह से ग्लोबल चेन से काट दिए जाए, ये हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में रशिया चाइना ईरान के साथ खड़े होंगे। जाहिर सी बात है इंडिया भी खड़ा होगा। इंडिया अभी किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा, ना इजराइल का ले रहा ना ईरान का ले रहा। इंडिया अपने न्यूट्रल स्टांस पर है, दोनों से उसके रिश्ते अच्छे हैं ऐसा इंडिया ने कहा है और इंडिया दोनों के साथ ही अपने संबंध बना करके रखेगा। ठीक है साहब, तो ये वो बात है। मतलब पहला मैंने क्या बताया कि यूएस से बहाना बनाएगा कि ईरान तुमने यूएस की फैसिलिटी पर हमला किया इसलिए हम तुम पर अटैक कर रहे हैं। दूसरा ये होगा कि कैसे भी करके टीम भेजी जाएगी, सिद्ध कर दिया जाएगा बम बन रहा था, फिर यूएन के लेवल पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे ईरान पर। हो सकता है कोई ऑपरेशन भी चलाया जाए जैसे इराक पर चलाया गया था। फिर तीसरा ये है कि यूएस खुद अन्य देशों के माध्यम से ईरान को फंसाना चाहे, जो मैं आपको पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूं कि कैसे यूएस पाकिस्तान का सहारा लेगा, पाकिस्तान की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से, कैसे यूएस कतर का सहारा लेगा, कैसे यूएस यहां पर सीरिया का सहारा लेगा, कैसे यूएस इजराइल को प्रयोग कर ही रहा है। तो वो यूएस की फिर एक और प्लानिंग है। ठीक है जी। अभी एक खबर ये भी आ रही है कि यूके ने अपनी ट्रूप्स भेजना स्टार्ट किया है, एसेट्स भेजने स्टार्ट किए हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, क्योंकि लगता है कि जो क्राइसिस है और बढ़ने वाला है। अब यूके भी इसमें कूद रहा है, कहानी वही बनेगी। इराक पे जब ऑपरेशन चलाया गया था तो उस ऑपरेशन में दुनिया के 33 से 34 देशों ने मिलकर के यूएस की सहायता की थी और दे दनादन बम बरसाए थे इराक पर। तब जाके इराक जो है कुवैत से बाहर निकला था। समझ रहे हैं आप, जो कुवैत के साथ उसका युद्ध हुआ था तो उसमें भी यूके शामिल था। ये माहौल बन रहा है, देखना यूके के साथ यूरोप के और भी देश आपको मिडिल ईस्ट में आते हुए दिखाई देंगे। आप याद रखिएगा इस बात को, ये होने वाला है। और शायद कुछ समय पहले खबर आई थी कि यूके के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से कहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो। शायद उनको इंटेलिजेंस थी कि युद्ध ये वाला है। हम उस वक्त समझ रहे थे कि यूक्रेन और रशिया वाला कोई मामला या कोई मैटर है, लेकिन शायद मैटर ये हो सकता है, देखते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई सब लोग एक हो जाओ और ये देखिए, अर्जेस मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट। पाकिस्तान कह रहा है, ये वही पाकिस्तान है। अच्छा क्यों कह रहा है, क्या इसलिए रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इजराइल पसंद नहीं है। दुनिया वालों से क्या कह रहा है कि इजराइल देखो फिलिस्तीनियों के ऊपर ऐसा करता है इसलिए सब एक हो जाओ। अब अगर आप 1970 की घटना देखेंगे तो 1970 में एक ब्लैक सितंबर वॉर हुआ था। इसमें क्या है कि जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों को पकड़ पकड़ के मारा था। जॉर्डन क्या है साहब, देखिए, देखो ये इजराइल है, इजराइल के बगल में ये जॉर्डन है और यहीं पर ये आपका गाजा वगैरह फिलिस्तीन वगैरह है। ठीक है, तो जब 6 डे वॉर हुआ था उसके लगभग उस वॉर के बाद कई सारे फिलिस्तीनी ऐसे थे जो अगल बगल के देशों में चले गए थे।
चले जाने के बाद उन फिलिस्तीनियों ने वहां पनाह मांगी। जो पीएलओ थी, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके कई सारे लोग थे, उन्होंने पनाह मांगी। तो ये जितने भी आसपास के मुस्लिम कंट्री हैं, कोई भी फिलिस्तीनियों को पनाह देना नहीं चाहता। आज भी ऐसा है, फिलिस्तीनी के ऊपर बर्बरता होती है। अगर वो इजिप्ट भागना चाहे, जॉर्डन भागना चाहे, सीरिया भागना चाहे, तो कोई उन्हें अपने देश में पनाह नहीं देता। वैसे सब मुस्लिम ब्रदरहुड करते हैं, पर वहां पर ये दोगलापन करते हैं। तो जॉर्डन के यहाँ जब बहुत सारे फिलिस्तीनी घुस गए थे, तब जॉर्डन के किंग ने यह फैसला किया कि हमें इनको कैसे भी करके यहां से भगाना है। तब जॉर्डन के किंग ने वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था इन फिलिस्तीनियों को भगाने के लिए। उस मिलिट्री ऑपरेशन में जॉर्डन की सहायता करी थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का जो मिलिट्री जनरल था जिया उल हक, जो बाद में प्रेसिडेंट बना, वो बकायदा जॉर्डन पहुंचा था। उसने ट्रेनिंग दिलवाई थी जॉर्डन के मिलिट्री वालों को। पाकिस्तान की आर्मी खुद जॉर्डन पहुंची थी, बाकियों को ट्रेन कर रही थी, और पाकिस्तान की आर्मी ने जॉर्डन के लोग आर्मी के साथ मिलकर के फिलिस्तीनियों को मारा था। और बताते हैं कि लगभग 25,000 फिलिस्तीनियों को जॉर्डन प्लस पाकिस्तान ने मारा था। इसी को कहते हैं ब्लैक सितंबर वॉर। तो जो पाकिस्तान आज फिलिस्तीनियों का बहुत बड़ा हितैषी बन रहा है, वो जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें। देखिए, मैं आपको इसका सबूत भी दिखा देता हूं। हाउ पाकिस्तानीज जिया उल हक हेल्प्ड जॉर्डन किंग मैसेकर थाउजेंड्स ऑफ फिलिस्तीन्स। 1967 वॉर में जो वॉर हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन का, उसके बाद जो लोग पलायन किए थे, उसकी घटना है। ठीक है साहब, इस तरह का तो ये दोगला देश है। चलो साहब, इसको भी मान लिया। उसके बाद दूसरा इसका दोगलापन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, चाइना में उइगुर मुसलमान रहते हैं, चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में। उन मुसलमानों के प्रति चाइना बहुत बड़ा एक तरीके से अत्याचार करता है। उनको उनके जैसे कपड़े नहीं पहनने देता, बड़ी दाढ़ी नहीं रखने देता, उर्दू या अरबी भाषा नहीं बोलने देता। वहाँ पर आपको कुरान भी पढ़नी है तो चाइनीज़ में पढ़िए। वहाँ पर उनकी जो मस्जिदें हैं, उनको भी मस्जिदों की वैसी जो अरब में मस्जिदें होती वैसी नहीं बनने देता, चाइना के आर्किटेक्चर के हिसाब से बनवाता है। अगर वहाँ पर कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ना चाहे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम तरह की बर्बरताएं हैं। मुसलमानों का एक कब्रिस्तान था, उस पूरे कब्रिस्तान को साफ कर दिया, वहाँ पर एक पार्किंग बना दी मॉल की। इस तरह की बर्बरताएं चाइना करता आया है। कईयों को मार दिया है, कईयों को जेल में भर दिया है, कईयों को कन्वर्ट करा दिया है, कईयों का धर्म भ्रष्ट करा दिया है। ये जो चाइना जब कर रहा होता है, तो चाइना के खिलाफ बोलने की किसी देश की हिम्मत नहीं होती है। और पाकिस्तान तो उल्टा चाइना का सपोर्ट करता है यूएन में। जो भी चाइना उइगुर मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, उस बात को लेकर के पाकिस्तान सपोर्ट करता है चाइना का। ठीक है साहब, आप खुद देख लीजिए, लाइन लिखी हुई है, पाकिस्तान खान इमरान खान बैक्स चाइना ऑन उइगुर्स, प्रेजेस वन पार्टी सिस्टम। इमरान खान बड़ा चाइना का पक्षधर था। ठीक है साहब, तो ये देखिए, ये चाइना है, ये जिंगजियांग है, ज़्यादातर मुसलमानों की पॉपुलेशन यहीं रहती है। और यहाँ पर जब बर्बरता होती है तो पाकिस्तान के मुंह से सांस नहीं निकलती। पाकिस्तान छोड़ो, किसी मुस्लिम कंट्री के मुंह से सांस नहीं निकलती। इस तरह के दोगले हैं जो आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए कौम के नाम पर। ठीक है साहब, ये वही पाकिस्तान है जब अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को कुचलने के लिए यूएस ऑपरेशन चला रहा था, तो ये पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था और अफगानियों को मरवा रहा था। और पाकिस्तान में जो अफगानी रह रहे थे, उन्हें भी मार मार के वापस अफगानिस्तान भगा रहा था। ये वही मुस्लिम ब्रदरहुड निभा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने ईस्ट पाकिस्तान, जो पहले बांग्लादेश, आज बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पर ऑपरेशन चलाया। और उस ऑपरेशन के तहत लाखों ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मार दिया गया था, जिसके बाद वहां पर क्रांति स्टार्ट हुई और बांग्लादेश बना। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था इस पाकिस्तान ने। और बताते हैं, कई सारे अलग अलग फिगर आते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल मार दिए थे, 10 लाख से ऊपर लोग मार दिए थे, कोई 30 लाख तक बताता है। तब कहां गया था मुस्लिम ब्रदरहुड? यही पाकिस्तान जिसके यहां पर शिया मुसलमान रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते होते ना के बराबर कर दी इसने, उन सबको साफ कर दिया। उसके बारे में क्या कहेंगे? यही पाकिस्तान अपने यहाँ जो बलोच रह रहे हैं उनके साथ किस तरह से भेदभाव कर रहा है, वो भी आप देखिए। और अब ये क्या कह रहा है कि सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए क्योंकि कौम का सवाल है। ये इतने बड़े दोगले हैं पाकिस्तान। ठीक है साहब, और ये कह रहे हैं ईरान, ये आप कहेंगे कि साहब आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से यूएस अटैक करेगा ईरान पर, पाकिस्तान यूएस का साथ देगा। यूएस पाकिस्तान को अपने साथ ही रखेगा। पाकिस्तान कहीं और नहीं जा सकता। अभी पाकिस्तान अपना मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। पाकिस्तान पता क्या चाह रहा है? पाकिस्तान ये चाह रहा है कि भैया, जब सब मुसलमानों के आका बनने के लिए लगे हुए हैं, टर्की कहता है कि हम पहले ऑटोमन साम्राज्य चलाते थे तो सभी मुस्लिम देशों के आका हम हैं। सऊदी कहता है कि साहब हमारे यहाँ मक्का मदीना है तो हम होने चाहिए।
ईरान कहता है कि साहब देखो हम होने चाहिए, हम रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, हमने पूरी ईरानी क्रांति लेकर के आए थे, और देखो हम ये और हम वो। ईरान चाहता है हम बन जाए। पाकिस्तान कहता है साहब हम क्यों नहीं बन सकते, हम एकमात्र मुस्लिम कंट्री ऐसी है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, ये अपना न्यूक्लियर बम को लेकर के पागल होता रहता है। तो इसका वो वाला ख्वाब है। तो ये समय नेता बनने की कोशिश कर रहा है, बन नहीं पाएगा क्योंकि भिखारी है। भिखारी अभी थोड़ा सा झटका लगेगा तुरंत फिर वही काम करेगा जो यूएस कहेगा। तो ये इनका ड्रामा है और कुछ नहीं है। ट्रंप का भी ड्रामा चल रहा है अभी, जो ट्रंप जो डेली एक नया बयान देता है, कुछ वो नहीं है उसका रेलेवेंस। ट्रंप धीरे 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 माहौल ऐसा बना देगा कि यूएस इस युद्ध में किसी ना किसी तरह से आ जाए। ठीक है साहब, पाकिस्तान भी धीरे धीरे आएगा और यूएस के सपोर्ट में आके खड़ा होगा, आप देखिएगा। और इसराइल अभी धीरे धीरे, अभी तो ऊपर से युद्ध कर रहा है, गोला बारूद बरसा रहा है, अभी अंदर से जो टेक्निकल विस्फोट होंगे, ग्रिड फेल, साइबर अटैक, ये फेल वो फेल, वो आप देखोगे वो अलग होगा। यानी कि ईरान में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि टाइम लगेगा, चीजें धीरे 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 होंगी, ये नहीं कि 10 दिन में सब हो जाएगा, बट होगा बहुत कुछ। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में भी जो तेल आता है वो लगभग 40% तेल ऐसा है जो इस पर्शियन गल्फ के रास्ते से आता है, इस रास्ते से ऐसे आता है। ठीक है, तो जब अगर यहाँ युद्ध होगा, ये चीजें और गंभीर होंगी, तो तेल के दाम बढ़ते चले जाएंगे। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। जो ट्रक पहले कोई सामान 100 रुपए में लेकर के जा रहा था, अब ट्रक का तेल डीजल जो भी है महंगा हो गया, तो वो 105 रुपए में लेके जाएगा, तो वो सामान जाहिर सी बात है महंगा भी हो जाएगा, क्योंकि पैसा वहीं से वसूलेगा वो। अब इसमें फल सब्जी ये सब भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आते हैं, जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह भिजवाई जाती हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, वो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो साहब दुनिया में महंगाई आने वाली है, आप धीरे धीरे देखिएगा। और यूएस का जो ट्रंप है वो इस बात को जानता है कि महंगाई आने वाली है, वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है, और इस फायदे में होगा कुछ नहीं, इस साल के अंत तक यूएस में तगड़ा रिसेशन आ जाएगा। आप ये देखिएगा, यूएस में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, जिसकी शुरुआत इस साल के अंत में हो जाएगी। तो ये जो ऑयल प्राइसेस के जरिए जो क्राइसिस होने वाले हैं, इसमें भारत भी लपेटे में आ सकता है। पर भारत की एक सूझबूझ देखिए, भारत ने आज के 2-3 साल पहले ही रशिया से डील कर ली थी, और हम अपने ऑयल का एक बड़ा पार्ट ऐसा है जो रशिया से मंगा रहे हैं। यानी रशिया एक बिल्कुल अलग पड़ता है इन सब क्षेत्रों से। भारत को ये आइडिया था कि ये लोग आपस में कभी ना कभी लड़ेंगे, अगर हम तेल पर पूरी तरह से इन पर ही निर्भर रहे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए तेल की निर्भरता किसी और देश पर भी कायम कर लो। इसलिए भारत आज रशिया से भी तेल मंगा रहा है, और रशिया से तेल मंगाने के क्रम में ऐसे भी मंगा सकता है, ऐसे भी मंगा सकता है ना। भारत रशिया से तेल मंगा रहा है, तो हम इस पचड़े में पड़ने से बच जाएंगे, हमें उतना संकट नहीं है। यही होती है विदेश नीति, दूरदर्शिता। विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में आज जो कदम उठाया जा रहा है, उसका फर्क आपको 1-2 महीने में देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 साल में देखने को मिलता है कि ये काम क्यों किया गया था। तो आज देख लीजिए, भारत ने रशिया से जो ऑयल डील करी थी, उसका फर्क आपको आज देखने को मिलेगा। जब पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ चुका होगा, तेल के बहुत दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, भारत उस समय भी थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। ये एक रीजन होता है इस तरह के डील्स का। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब ऑयल प्राइसेस दुनिया में कम हो जाते हैं तो भारत कम क्यों नहीं करता। भारत कम इसलिए नहीं करता क्योंकि जब कम हो जाते हैं भारत एकदम कम कर दे, और फिर जब बढ़ जाएंगे तो एकदम बढ़ा दे। तो इस तरह से जनता पागल हो जाएगी। जनता कहेगी यार कल तक पेट्रोल 50 रुपए का मिल रहा था, अब एकदम 150 का हो गया। तो ये झटका इट्स नॉट फीजिबल। तो हमेशा उसे 100 के आसपास रखो कि कल को 150 हो जाए तब भी 100 के आसपास रहे, 50 हो तब भी 100 के आसपास रहे। तो दुनिया में जब ऊपर नीचे चल रहा हो तो हम वहीं की वहीं रहे। ठीक है, ये देखिए, जो तेल पहले 50 का बिकना चाहिए था वो 100 का बिक रहा था, और वही तेल जो अब 150 का बिकना चाहिए था अब भी 100 का बिक रहा है। तो स्टेबल रहा ना आपका प्राइस, इसलिए महंगा बेचा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी दुनिया में यही है। और कोई अपडेट हो तो मैं जरा देखूं, कुछ रह गया हो तो। नहीं, कुछ और नहीं रहा है, यही अपडेट्स हैं। बाकी अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।